सुनिए सुनिए, ये खिड़की वाली सीट मेरी है। आप शायद गलत बर्थ पर बैठ गए हैं। सुनीता ने बड़ी लापरवाही से अपने हैंड पर्स में से अपने फ़ोन को निकालते हुए उसकी बर्थ पर बैठे एक व्यक्ति को आगाह करते हुए कहा। ओहो, माफ़ करना मैडम जी, ज़्यादा गर्मी होने के कारण मैं खिड़की वाली सीट पर बैठ गया था। मैं अभी अपना सामान हटा लेता हूँ। व्यक्ति ने सुनीता की तरफ देखे बिना ही अपना सामान वहाँ से हटाना शुरू कर दिया। एक बैकपैक और दो हैंडबैग। हैंडबैग में से कुछ खिलौने बाहर की तरफ झांक रहे थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि व्यक्ति किसी छोटे बच्चे से मिलने जा रहा है। लीजिए मैडम, आपकी सीट खाली हो गई। अब आप आराम से बैठ सकते हैं, सुनील ने सुनीता को इशारा करते हुए कहा। लेकिन यह क्या? जैसे ही दोनों की नज़रें टकराई, सुनील का हैंडबैग उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और सुनीता के हाथ का मोबाइल भी उसके हाथ से फिसलकर ट्रेन की बर्थ पर गिर गया। दोनों अवाक और बिना पलक झपके एक दूसरे को काफ़ी देर तक देखते रहे, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपने आप पर काबू पा लिया। सुनीता ने अपने भाव को छुपाते हुए सुनील से पूछा, कैसे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? लेकिन सुनीता की नज़र तो बस सुनील के हैंडबैग की तरफ थी। हैंडबैग से झांकते हुए खिलौने उसके दिल को और धड़का रहे थे। सुनील भी सुनीता की नज़रों को ही देख रहा था। उसने जवाब दिया, बस ठीक ही हूँ, अहमदाबाद जा रहा हूँ। अच्छा, अहमदाबाद? अहमदाबाद जॉब लग गई क्या तुम्हारी? सुनीता ने सुनील को कुरेदते हुए कहा। शायद ये जानना चाह रही थी कि ये खिलौने इसके पास क्या कर रहे हैं और वह इन खिलौनों को लेकर कहाँ जा रहा है। सुनील समझ तो गया था कि सुनीता क्या पूछना चाहती है, और शायद समझता भी क्यों नहीं। 2 सालों का साथ कम भी तो नहीं होता एक दूसरे को समझने के लिए, मगर शायद उन्हें तो कम ही पड़ गया था। नहीं नहीं, जॉब तो नहीं लगी है, जॉब तो मेरी वहीं पर है, लेकिन वहाँ मेरी बीबी का मायका है और हाल में ही उसने एक बेटे को जन्म दिया है, उसी से मिलने जा रहा हूँ। सुनील का जवाब सुनकर सुनीता के तो मानो किसी ने प्राण ही खींच लिए हों। अच्छा, तो तुमने शादी कर ली? चलो अच्छी बात है, मुबारक हो, सुनीता ने अनमने मन से सुनील को बधाई देते हुए कहा। अच्छा, क्या तुमने नहीं करी शादी? सुनील ने सुनीता की आंखों में झांकते हुए पूछा। जब तुमने शादी कर ली तो भला मैं क्यों ना करती, मैंने भी कर ली शादी, और मेरे पति तो मुझसे प्यार भी बहुत करते हैं। उनकी अहमदाबाद में नौकरी लगी है, इसीलिए मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। अच्छा, तो तुम अपने पति के साथ नहीं रहती, क्यों? वो अभी अभी उनका ट्रांसफ़र हुआ है ना, और मुझे अपनी जॉब से ट्रांसफ़र करवाने में थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए, सुनीता ने सुनील की बातों का जवाब देते हुए कहा। दोनों चाह रहे थे कि एक दूसरे से घंटों बातें करें। काश वह दोनों अपने मन की बात एक दूसरे को बता पाते और उन्हें समझा पाते कि आज भी वह दोनों एक दूसरे को बहुत याद करते हैं। दोनों एक दूसरे से नज़रें तक ना मिला पा रहे थे। सुनीता चाहती थी कि पूरे सफ़र में वह बस सुनील को निहारती रहे, लेकिन कैसे और किस हक से? एक पत्नी के हक से, या फिर एक प्रेमिका के हक से, या फिर उस औरत के हक से जिसने उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। अपने भीतर उठ रहे तूफानों को छुपाने के लिए उसने खिड़की के बाहर झांकना शुरू कर दिया। वह आंखों से तो बाहर के नज़ारे देख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन अतीत में जा चुका था। कितनी धूमधाम से शादी हुई थी दोनों की। वह तो पहली नज़र में ही सुनील से प्यार करने लगी थी। प्यार से सुनील उसे स्वीटी बुलाता था। कितना हट्टा कट्टा और रौबदार कटकाठी वाला था सुनील। चेहरे की रौनक ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। अब तो पहले से बहुत कमज़ोर भी हो चुका था। आवाज़ में भी वह जोश कहाँ जो पहले था। 2 साल तक दोनों साथ रहे, लेकिन उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद ही मार दी, तो दूसरा क्या करता। सुनील के परिवार में उसका एक बड़ा भाई, भाभी और एक छोटी बहन थी। सुनील के माँ बाप बहुत पहले गुजर चुके थे, इसीलिए उसका पालन पोषण उसके भाई भाभी ने ही किया था, और इसीलिए वह उनकी इज्जत भी करता था और उन पर विश्वास भी। और इधर सुनीता अपने माँ बाप की सिर चढ़ी बेटी। सुनीता सुनील से ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। सुनीता की माँ और बहन उसे हमेशा यही समझाते रहते कि वह नौकरी कर ले, क्योंकि सुनील अपने भाई भाभी के साथ रहता है
और भाई भाभी कब लात मार दें कोई नहीं जानता। और वैसे भी तो तू सुनील से ज़्यादा पढ़ी लिखी है, तो नौकरी कर। अगर तू उससे ज़्यादा कमाएगी तो तेरा रोब भी घर में सबसे ज़्यादा होगा। और दूसरी तरफ सुनील के भाई भाभी वो भी कुछ कम नहीं थे। वह लोग भी यही चाहते थे कि सुनील और सुनीता की आपस में ना बने। सुनीता जब भी नौकरी करने की जिद करती तो भाई भाभी उसे यही सलाह देते कि अगर ये नौकरी करने घर से बाहर निकल गई ना तो घर पर ध्यान नहीं दे पाएगी, और अगर इसकी तनख्वाह तेरे से ज़्यादा हुई और तेरी इज्जत भी नहीं करेगी। सुनीता भी अपने मन में नौकरी नहीं करना चाहती थी। उसका नौकरी करने का भाव ही गलत था। वह तो घर पर हुकूमत या अपनी आज़ादी के लिए नौकरी करना चाहती थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह खुद के फैसले से नहीं बल्कि अपने घर वालों के फैसले से नौकरी करना चाहती थी। उसके घर वालों ने कभी उसे यह समझाया ही नहीं कि बेटी जो करना है वह अपने आपसी तालमेल से करो, अपने पति से सलाह मशवरा करो, दोनों मिलकर फैसला करो और कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं, ना कि किसी दूसरे की बातों में आकर अपना घर बर्बाद करो। सुनीता के घर वाले उसे हमेशा चढ़ा कर रखते और छोटी छोटी बातों पर भी बहुत बड़ा मुद्दा बना देते थे, विशेषकर उसकी माँ और बहन। दूसरी तरफ सुनील का अपने परिवार वालों की तरफ अंधविश्वास भी उनके रिश्ते को खोखला कर रहा था। जहाँ सुनीता के घर वाले चाहते थे कि सुनीता की गृहस्थी उनके हिसाब से चले, तो वही सुनील के भाई भाभी चाहते थे कि सुनील और सुनीता उसके इशारों पर ही नाचें। दोनों जगह से ही छोटी छोटी बातों का बड़ा बड़ा मतलब निकाला जाने लगा, और इन दोनों को पता ही नहीं चला कि कब सबके हिसाब से चलने के चक्कर में इनकी गृहस्थी खत्म हो चुकी है। अब तो सुनील और सुनीता की छोटी छोटी या कहें कि बिना बात के भी बहस हो जाती थी। दोनों शायद अगर खुद की बुद्धि और समझदारी से चले होते तो उनकी गृहस्थी इस तरह से तो ना बिखरती। शादी के 2 साल बाद ही दोनों का तलाक हो गया, लेकिन आज तलाक के पूरे 3 साल बाद दोनों मिले थे, वह भी इस तरह। सुनीता मन में सोच रही थी कि कितनी गलत थी मैं, जो मैंने अपना घर अपने हाथों से ही तोड़ दिया। तलाक के बाद सुनीता अपने मायके रहने लगी थी, लेकिन कुछ ही समय में उसे एहसास होने लगा कि मायके में उसकी अब वह इज्जत और रुतबा नहीं है जो शादी से पहले हुआ करता था। अब ना तो कोई इसकी बात को अहमियत देता है और ना ही उसके फैसले को। वह तो घर का एक पुराना सामान बनकर रह गई थी। अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए जब उसे भाई और पिताजी के आगे हाथ फैलाना पड़ता तो पैसों से पहले उसे यह एहसास करवा दिया जाता था कि शादी के बाद तो लड़की का घर उसका ससुराल होता है, लेकिन हमको तो तुझे शादी के बाद भी झेलना पड़ रहा है। उसकी वह पढ़ाई लिखाई जिसकी आड़ में वह लाखों रुपए की नौकरी करना चाहती थी, किसी काम नहीं आ रही थी। घर से बाहर निकलकर उसे पता चला कि नौकरी मिलना और करना दोनों बहुत मुश्किल काम हैं। अलग होने के बाद उसने सुनील की अच्छाई समझ आने लगी थी, लेकिन अलग हुए भी तो कैसे, तलाक ही ले लिया। अरे अगर रूठ कर आई होती तो शायद पति मनाने भी आ जाता या खुद चली जाती, मगर सारे रास्ते तो उन्होंने खुद ही बंद कर लिए थे अपने लिए। आज सुनील को देखकर उसे लग रहा था कि बस बहुत हुआ, सब खत्म करूं और चल दूं फिर सुनील के साथ अपने सुनहरे सफ़र में। लेकिन इन 3 सालों में तो सुनील के सफ़र का साथी ही बदल गया था, और शायद इसीलिए जब उसे सुनील की शादी का पता लगा तो उसने भी झूठा बहाना लगा दिया कि वह अपने पति के पास जा रही है। अरे उसकी तो नौकरी लगी थी, वही करने आई थी अहमदाबाद अपने मायके वालों को छोड़कर, ताकि अब किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। एक तरफ जहां सुनीता खिड़की के बाहर देखते हुए अपने अतीत से लेकर आज तक का सफ़र तय कर चुकी थी, वहीं सुनील भी सुनीता को ही देखे जा रहा था। कितनी दुबली हो गई थी और चेहरे पर तो सिलवटें आने लगी थी। इतनी उम्र तो नहीं थी उसकी, मात्र 35 की उम्र, और देखने में कोई भी 45 से कम ना समझे। ना चेहरे पर आत्मविश्वास था और ना ही बातों में रोब। खिला खिला चेहरा ना जाने कहाँ एक मुरझाए फूल में बदल गया था। देखने पर ऐसा लगता था ना जाने कितनी देर से रोकर आई है। सुनीता के जाने के बाद सुनील भी टूट चुका था। अब तो भाई भाभी भी उसे अहमियत नहीं देते थे। अब तो उसे ना समय पर खाना मिलता था और ना ही बीमारी में उसकी देखभाल होती थी। जो भाई भाभी उसे सुनीता से लड़ने के लिए उकसाते रहते थे, अब वही उसे सुनीता के जाने का जिम्मेदार ठहकर उसे
खरी खोटी सुनाने लगे थे। सुनील ने तो हमेशा सुनीता से ही प्यार किया था, फिर भला वह किसी और से शादी कैसे कर सकता था। अरे वह तो अहमदाबाद जा रहा था अपनी छोटी बहन के घर। उसकी बहन को हाल में ही बेटा हुआ था और वह अपने भांजे के लिए खिलौने लेकर उससे मिलने जा रहा था। लेकिन वह शायद सुनीता को ये जताना चाहता था कि उसके बिना भी वह खुश है, और इसीलिए उसने सुनीता को अपनी झूठी पत्नी और बेटे का किस्सा घड़कर सुना दिया था। 7 घंटे का लंबा सफ़र मानो पल भर में कट गया हो। दोनों एक दूसरे को यह महसूस करवाने की कोशिश कर रहे थे कि वे उनके बिना कितने खुश हैं और वैवाहिक जीवन में कितने सफल भी। लेकिन एक मिनट, कौन सा वैवाहिक जीवन? कैसा वैवाहिक जीवन? अब तो वैवाहिक जीवन छोड़ो, जीवन तक ना बचा था जीने के लिए। अब तो जिंदा लाश बन चुके थे दोनों और खींच रहे थे अपने शरीर को मुर्दों की तरह। लेकिन इस बीच दोनों छुप छुप कर कितनी बार रोए वह खुद भी नहीं गिनते। ना तो एक दूसरे को नज़रें मिला पा रहे थे और ना ही एक दूसरे को देखे बिना रह पा रहे थे। अलग होने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। सुनीता सोच रही थी कि अगर सुनील ने शादी नहीं की होती तो मैं उसे पैर पकड़कर माफ़ी मांग लेती और अपने मन की बात उसे बता देती कि मैं आज भी कितना प्यार करती हूँ। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ वही है, वही था और वही रहेगा। दूसरी तरफ सुनील का भी यही हाल था। कितनी बार सोचा कि सुनीता को अपने मन की बात बता दूं और ट्रेन से ही उसे भगाकर ले जाऊं उसके पति से बहुत दूर, लेकिन सब कल्पना मात्र था। दोनों अब एक दूसरे की नज़रों में शादीशुदा थे और चाहकर भी अपने अल्फाज उन्हें बयान नहीं कर सकते थे। स्टेशन पर उतरने के बाद सुनील ने नोट किया कि सुनीता कोई लेने तक न आया। क्या हुआ, तुम्हारे पति नहीं आए? सुनील ने फिर सुनीता से सवाल किया। शायद सुनील उसके पति के बारे में कुछ और ज़्यादा जानकारी लेना चाहता था। ईर्ष्या केवल औरतों को नहीं होती, मर्दों में भी होती है। सुनील एक बार सुनीता के पति को देखकर यह तय करना चाहता था कि कहीं उसका पति उससे ज़्यादा संपन्न और सुंदर तो नहीं। नहीं, आज उनकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, इसीलिए मुझे लेने नहीं आ पाएंगे। हाँ, उन्होंने मेरे लिए गाड़ी भेज दी है, इसीलिए मैं गाड़ी से ही जाऊंगी। सुनीता ने अपनी शादी के झूठ में तड़का लगाते हुए कहा। गाड़ी? अच्छा, लगता है बहुत पैसे वाला है तुम्हारा पति। सुनील तो ना जाने कितना जानना चाहता था सुनीता के पति के बारे में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सुनीता ने बात को टालते हुए कहा। सुनीता भी सुनील की पत्नी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती थी, मगर वह सुनील की तरह तीखे सवाल भी तो नहीं कर पा रही थी। सुनीता की शादी के बारे में जानकर जितनी टीस सुनील को मच गई थी, उससे भी ज़्यादा बेचैनी सुनीता को हो रही थी। खैर, बड़े अनमने मन से दोनों ने एक दूसरे को स्टेशन पर विदा दिया और चल दिए अपने अपने रास्ते। एक बार फिर सुनील ने सुनीता को ऑटो से जाते हुए देख लिया और तरह तरह के विचार उसके मन में आने लगे कि अगर ये ऑटो से गई है तो उसने अपने पति के गाड़ी भेजने वाली बात को क्यों कहा। 3 दिन हो गए थे सुनील को अहमदाबाद आए हुए, लेकिन उसके दिमाग से सुनीता निकल ही नहीं रही थी। लेकिन वह अपनी मन की व्यथा बताए भी तो किसे। इधर सुनील की बहन निम्मी को सुनील की बहुत चिंता होने लगी थी, क्योंकि वह तो जानती थी कि वहाँ पर उसके भाई भाभी उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। सुनील, अब तुम आ ही गए हो तो 10-15 दिन रुक कर जाना, और वैसे भी तुम तो जानते ही हो तुम्हारे जिया जी का सेमिनार शुरू हो रहा है और सेमिनार दूसरे शहर में होने के कारण वे 15 दिन वहीं रहेंगे। पीछे से मुझे छोटे बच्चे के साथ बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं तो यहाँ के बाज़ार मार्केट जानती भी नहीं हूँ। हाँ सुनील, कुछ दिनों के लिए रुक जाओ ना, आपके रहने से मुझे भी थोड़ी सुविधा हो जाएगी। निम्मो की बड़ी नंद रोशनी ने भी सुनील को दबाव देते हुए कहा। निम्मो की बड़ी नंद रोशनी निम्मो के बेटे होने पर कुछ दिनों के लिए वहां रहने आई थी, क्योंकि निम्मो की नंद का बेटा भी छोटा था, इसलिए 2 छोटे बच्चों के साथ साथ भाभी और घर को संभालना उसके लिए मुश्किल हो जाता। इसलिए उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो उसके साथ बाजार जाकर या बाहर के काम निपटा सके। सुनील भी इस उम्मीद से कि शायद उसकी मुलाकात किसी मोड़ पर सुनीता से दोबारा हो जाए, वहाँ रुक गया। दूसरी तरफ सुनीता, जिसे उसकी एक सहेली ने अपनी ही कंपनी में रिसेप्शन की नौकरी में लगवा दिया था, वह अपनी उस सहेली के साथ उसके घर रह रही थी। चूँकि सहेली शादीशुदा थी और 2 बच्चों की माँ भी, इसीलिए उसे 2 कमरे का घर छोटा पड़ता था। ऊपर से सुनीता भी उनके साथ रहने लगी। 1-2 दिन में ही सुनीता ने महसूस किया कि इस तरह तो ज़्यादा समय तक इन लोगों के साथ नहीं रहा जा सकता।
क्योंकि उसके यहाँ आने की वजह से उन्हें भी दिक्कत होने लगी थी। सुनीता ने अपनी सहेली मानसी को कहा कि उसके रहने के लिए कोई किराए का कमरा दिलवा दे ताकि उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो। मानसी ने यह काम अपने पति परम को सौंप दिया। आज शाम को परम सुनीता को अपने दोस्त के यहाँ किराए का कमरा दिलाने के लिए ले जाने वाला था, तो मानसी ने उसे बाजार से सामान लाने का काम भी सौंप दिया। इधर सुनील और निम्मो की नंद रोशनी भी अपने बेटे के साथ बाजार आए हुए थे। बाजार में सुनीता की नज़र अचानक सुनील पर पड़ी, तो वह रोशनी के साथ एक दुकान से बच्चे के डायपर खरीद रहा था। सुनीता ने रोशनी को ही सुनील की पत्नी समझा, लेकिन उसकी हिम्मत वहाँ जाकर उन दोनों से मिलने की नहीं हुई, क्योंकि केवल सुनीता ने ही सुनील को देखा था, सुनील ने नहीं। बात एक तरफा होकर रह गई। शायद अगर सुनीता सुनील से मिलने गई होती तो रोशनी यह बात क्लियर कर देती कि वह सुनील की पत्नी नहीं बल्कि उसकी बहन निम्मो की ननंद है। अब जब सुनीता सुनील को वहीं छोड़कर मानसी के पति परम के साथ आगे सब्जी की दुकान से सब्जी लेने गई, तो लौटते वक्त सुनील की नज़र भी सुनीता पर पड़ गई। लेकिन इस बार सुनीता ने सुनील को नहीं देखा। अब सुनील मानसी के पति परम को ही सुनीता का पति समझने लगा। सुनीता अब उसके लिए एक पराई औरत हो गई थी, और वह भला किसी पराई औरत को उसके पति के सामने ही कैसे बात कर सकता था। वह भी सुनीता को केवल निहार कर वहाँ से चला गया। रात भर सुनील बिस्तर पर करवटें बदलता रहा और अपने आप की सुनीता के पति से तुलना करता रहा। उसकी सुनीता, जिसे वह स्वीटी कहकर बुलाता था, पराई हो चुकी थी। अब तो उससे मिलना या दोबारा एक होने की बात करना तो छोड़ो, बात करने के लिए भी उसे कोई ना कोई बहाना चाहिए था। सुनील का दिल और दिमाग उसका साथ नहीं दे रहे थे। दिल कहता था कि वही करे और वहीं रहे और सुनीता को देखता रहे। जब भी मिले अपने प्यार को, अपनी सुनीता को कम से कम दूर से ही देख तो पाएगा। लेकिन दिमाग कहता था अब तो वह बहुत देर हो चुकी है, उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, बहुत दूर। और तरह तरह के ख्याल उसके मन में आ रहे थे। क्या सुनीता ने अपने अतीत के बारे में अपने पति को बताया होगा? अगर मैं उसके पति को सब कुछ सच बता दूं, तो हो सकता है कि वह उसे छोड़ दे और मुझे मेरी सुनीता वापस मिल जाए। लेकिन दूसरे क्षण ऐसे विचार के लिए वह अपने आप को कोस रहा था। वह इतना मतलबी कैसे हो सकता है? कितनी मुश्किल से उसने अपनी गृहस्थी दोबारा बसाई होगी, और वह ऐसा सोचकर उसके बसे बसाए घर को कैसे तोड़ सकता है? वह तो यह भी नहीं जानता था कि सुनीता अब उसके बारे में क्या सोचती है। उसने तय किया कि जियाजी के सेमिनार से वापस आने के बाद वह वहाँ से चला जाएगा, इतनी दूर कि सुनीता को उससे दोबारा कभी मुलाकात ना हो पाए। लेकिन यह फैसला भी कोई आसान फैसला नहीं था। सेकंड के हजारवें भाग में उसने फैसले बदल रहे थे। दिल कह रहा था कि वहीं रहे और अपनी सुनीता को जब भी मौका मिले कम से कम दूर से ही सही निहार तो ले। दिमाग कह रहा था कि अब सुनीता पर उसका कोई अधिकार नहीं है, उसे वह बहुत दूर चले जाना चाहिए ताकि उसके कारण उसके विवाहित जीवन पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। सुनीता के सामने भी सुनील की पत्नी का चेहरा नाच रहा था। वह रंग, रूप, कद काठी, हाव भाव, बाल, गहने और तो और पैरों हाथों के नाखून तक अपने आप से तुलना कर रही थी। बार बार अपने दिल को समझा रही थी कि चलो अच्छा हुआ सुनील ने अपनी गृहस्थी बसा ली। लेकिन उसके दिल में उठे दर्द को वह दबा नहीं पा रही थी। किसी भी औरत के लिए अपने पति को दूसरी औरत के साथ देखना बर्दाश्त से बाहर होता है, और जब वह दूसरी औरत उसके पति की पत्नी बन चुकी हो तो वह एक घाव बन जाता है। 2 बार टकराने के बाद भी सुनील और सुनीता एक दूसरे के सच से अनभिज्ञ थे। खैर, इसी को अपना भाग्य मानकर दोनों अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों ही चाहते थे कि वह अब दोबारा एक दूसरे से ना टकराएं, लेकिन यह उनका दिल नहीं, ऊपरी मन था जो पल भर में अपने विचार बदल देता था। वह तो अब किसी न किसी बहाने से बाजार जाने लगे थे कि शायद किसी तरह दोबारा एक दूसरे का दीदार ही हो जाए। लेकिन शायद उनके बाजार जाने का समय आपस में मैच नहीं हो पाता था, या ये मान लो कि किस्मत को उनको फिर दोबारा मिलना मंजूर नहीं था। पिछले 15 दिनों से दोनों बाजार जाते थे, लेकिन अलग अलग समय पर। इसलिए ना तो कभी इन 15 दिनों में सुनील ने सुनीता को देखा और ना ही सुनीता ने सुनील को। सुनील के जियाजी सेमिनार से वापस आ चुके थे। अब सुनील को तय करना था कि वह वहाँ पर रहना चाहता है या वापस लौटना चाहता है। सुनील दुविधा में था, लेकिन उसकी इस दुविधा को उसकी बहन निम्मो ने दूर कर दिया। भैया आप यहाँ रहिए ना हमारे साथ।
वरुण आपको कोई ना कोई नौकरी यहीं पर दिलवा देंगे, और वैसे भी कौन सा तुम्हारा वहाँ पर कोई इंतज़ार कर रहा है। सुनील के जियाजी ने भी अपनी पत्नी निम्मो का पक्ष लेते हुए सुनील पर दबाव डाला कि वह उन्हीं के साथ रहे। मेरी आसपास बहुत कंपनियों में जान पहचान है, मैं तुम्हें वहीं पर तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से लगवा देता हूँ। तुम अपना एक रेज्यूम तैयार कर लेना और फिर देखते हैं क्या होता है। इत्तेफाक से सुनील अपना रेज्यूम लेकर उसी कंपनी में गया जिस कंपनी में सुनीता रिसेप्शन की पोस्ट पर थी। लेकिन उस दिन भी जब सुनील रेज्यूम लेकर काउंटर पर पहुंचा, तब तक सुनीता ऑफिस की कुछ फाइलें बॉस तक पहुंचाने चली गई थी। क्योंकि फाइलों का काम थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए सुनीता अपने एक सहकर्मी को अपनी अनुपस्थिति में रिसेप्शन की जिम्मेदारी देकर चली गई थी। दूसरी तरफ जब सुनील कंपनी में आया तो रिसेप्शन पर सुनीता की जगह एक अन्य व्यक्ति बैठा हुआ था और सुनील उसी को अपना रेज्यूम देकर वहां से आ गया। सुनीता के वापस आने तक उसके सहकर्मी ने उसे वह रेज्यूम तो दे दिया, लेकिन सुनीता ने उसे बिना खोले ही अपने बॉस तक पहुंचा दिया। अब बॉस ने भी उसे बिना देखे ही फाइलों के ढेर में फेंक दिया कि अभी हमें किसी वर्कर की कोई ज़रूरत नहीं है। किस्मत भी ना जाने दोनों के साथ कौन सा इम्तिहान ले रही थी कि मिलकर भी दोनों मिल ही नहीं पा रहे थे। और जब से उन्होंने एक दूसरे को ट्रेन में देखा सा, तब से उनके दिल में फिर से एक दूसरे के प्रति दबा हुआ प्रेम जाग गया था। या कहें कि 3 सालों में उन्होंने एक दूसरे को जितना याद किया था और अपने आप को एक दूसरे को देखते ही पल भर में वह सब याद आने लगा था। इतने सालों बाद दोबारा मिलने पर अब वह एक दूसरे को खोना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अगर उन्होंने ट्रेन में ही सच बता दिया होता कि उनकी शादी नहीं हुई है, तो शायद दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते। लेकिन शायद दोबारा किस्मत हर किसी को मौका नहीं देती। एक बार फिर किस्मत ने उन दोनों को मिलने का मौका दिया। वरुण ने निम्मो को बताया कि आज शाम परम अपनी पत्नी मानसी और उसकी एक दोस्त के साथ हमारे घर पर खाने पर आ रहा है। हमारे बेटे के जन्म के समय वह वहाँ पर नहीं आ पाया था, इसलिए अब मिलने आ रहा है। दरअसल वरुण और परम बचपन के दोस्त थे और एक दूसरे की खुशी गम में एक दूसरे के साथ रहते थे। वरुण और परम अक्सर मिलते तो रहते थे, जिसके कारण निम्मो और मानसू की दोस्ती भी हो गई थी। निम्मो को जरा सा भी अनुमान नहीं था कि मानसी की वह दोस्त जिसे वह अपने साथ घर पर लेकर आ रही है सुनीता है। अरे वही सुनीता जो उसके भाई को छोड़कर चली गई थी। निम्मो की शादी सुनील और सुनीता के तलाक के बाद हुई थी, इसलिए उन्होंने अपने भाई की तन्हाई को करीब से देखा था और शायद इसलिए वह सुनीता को ही अपनी भाई की हालत का जिम्मेदार भी समझती थी और उससे नफरत भी करने लगी थी। एक बहन होने के नाते वह केवल एक पक्ष को देख रही थी कि सुनीता के कारण उसके भाई की ज़िंदगी बर्बाद हुई है, जबकि असली बात तो यही थी कि दोनों ने अपनी ज़िंदगी अपने हाथ से बर्बाद कर ली थी। घर में मेहमान आने वाले थे, इसीलिए निम्मो सुबह से तैयारी में लगी थी और इसी काम के चक्कर में सुनील को बार बार बाजार से सामान लाने भी भेज रही थी। सुनील इस बात से अनजान कि जिस सुनीता को वह बाजारों में ढूंढता फिर रहा है, वह तो शाम को उसके घर ही आने वाली है। निम्मो की तैयारी में उसका साथ दे रहा था। सब तैयारियां हो चुकी थी, मेहमान भी आने ही वाले थे कि निम्मो की नंद रोशनी के ससुराल से फ़ोन आ गया। उसकी सास की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी, जिसके कारण रोशनी को तुरंत ही अपने ससुराल जाना पड़ा। वरुण रोशनी को छोड़ने जा ही रहा था कि सुनील ने वरुण से यह कहकर चाबी ले ली कि आपके दोस्त आते ही होंगे, आप उन पर ध्यान रखिए, रोशनी दीदी को मैं छोड़कर आ जाऊंगा। सुनील रोशनी को छोड़ने के लिए निकला ही था कि सामने से परम की गाड़ी आती हुई दिखाई दी। गाड़ी को देखकर सुनील ने अपनी बाइक साइड लगा ली ताकि गाड़ी अंदर जा सके। सुनील ने हेलमेट लगा रखा था, जिसके कारण ना तो सुनीता ने और ना ही सुनील ने एक दूसरे को देखा। सुनील का बवाल खत्म हुआ नहीं था कि सामने से सुनीता को निम्मो टकरा गई। जहां निम्मो मुस्कुराकर सबका अभिवादन कर रही थी, वही सुनीता को देखते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने किसी के सामने जाहिर तो नहीं किया कि वह सुनीता को जानती है, लेकिन सुनीता के प्रति उसके व्यवहार में रूखापन साफ झलक रहा था। निम्मो ने मानसी से अनजान बनते हुए सुनीता के बारे में पूछा, तो मानसी ने बताया कि यह मेरी दोस्त है और यहाँ पर नौकरी करने आई है। अच्छा, तो फिर तो 70-80 हज़ार कमाई लेती होगी, शक्ल से लगती भी पढ़ी लिखी है।
वैसे सुनीता, तुम्हारे पति क्या काम करते हैं? निम्मो ने सब कुछ जानते हुए भी तीखा सवाल सुनीता से किया। लेकिन सुनीता के जवाब देने से पहले ही मानसी ने ये कहते हुए, छोड़ो ना, कितने दिनों बाद तो मिले हैं, कहाँ फिजूल की बातों में लग गई, बात को संभाल लिया। सुनीता ने भी निम्मो से ऐसी कोई बात नहीं करी जिसको सुनकर कोई यह जान सके कि सुनीता और निम्मो एक दूसरे को पहले से जानते हैं। लेकिन निम्मो तो सुनीता के बारे में पता नहीं क्या जानना चाहती थी। इसीलिए जब उसे मानसी और सुनीता से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उसने परम को ही पकड़ लिया। मानसी और सुनीता के इधर उधर होते ही उसने परम से सुनीता के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दी। निम्मो अब जल्दी से ही सुनील के आने से पहले परम और उसके परिवार को रवाना करना चाहती थी ताकि सुनील और सुनीता की मुलाकात ना हो पाए। लेकिन वापस जाते समय सुनीता ने बहुत हिम्मत करके निम्मो से अपने मन का सवाल कर ही दिया। जब से वह निम्मो के घर आई थी तब से लेकर अब तक उसने दिल में यही जानने की इच्छा थी कि क्या सुनील अपनी शादी से खुश है, क्योंकि वह बस अब सुनील को खुश देखना चाहती थी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। यही सवाल उसने निम्मो से भी कर दिया। दीदी, मुझे सुनील ट्रेन में मिले थे यहाँ आते समय और उन्होंने ही मुझे बताया था कि उनकी शादी हो चुकी है। मैंने उनको उनकी पत्नी और एक बच्चे के साथ बाज़ार में डायपर लेते हुए भी देखा था। आप मेरी भावनाओं को गलत मत समझिएगा, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि क्या सुनील ज़िंदगी में खुश हैं। सुनील ने निम्मो को कुछ नहीं बताया था। कितने सालों बाद उसकी मुलाकात सुनीता से हो चुकी है, लेकिन सुनीता ने उसकी मुलाकात और बाज़ार में हुई मुलाकात के बारे में सब बता दिया। निम्मो समझ गई थी कि सुनीता ने उसकी नंद रोशनी को ही सुनील की पत्नी समझा। निम्मो ने सुनीता को कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन वापसी में जाते समय एक पत्र उसके हाथ में थमा दिया। सुनीता ने घर आकर पत्र पढ़ा। उस पत्र में लिखा था कि सुनील अपनी ज़िंदगी में खुश है, बहुत खुश है। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और अगर तुम सच में सुनील की भलाई चाहती हो और चाहती हो कि वह फिर तुम्हें देखकर दुखी ना हो तो तुम इस शहर से छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चली जाओ। यही तुम्हारे लिए और सुनील दोनों के लिए अच्छा होगा। एक बार तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हो, दोबारा उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने का कभी मत सोचना। पत्र को पढ़ते ही बेचारी सुनीता ने वह शहर छोड़ने का निर्णय कर लिया, क्योंकि अब वह कभी भी सुनील के दुख का कारण नहीं बनना चाहती थी। सुनीता ने अपनी नौकरी छोड़ दी और मानसी से ये कहकर कि इस शहर में उसका मन नहीं लग रहा है, वहाँ से वापस चली गई। इधर जब सुनील ने रोशनी को छोड़कर वापस आया तो निम्मो ने सुनील से उसकी दोबारा शादी के बारे में बात करी। निम्मो ने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम दोबारा शादी कर लो। निम्मो ने एक झूठी कहानी सुनील को सुना दी कि मुझे बाज़ार में सुनीता मिली थी अपने पति के साथ। सुनीता अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है और उसे तो तुम्हारी याद भी नहीं है और तुम हो कि उसके चक्कर में अपना जीवन बर्बाद किए बैठे हो। मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो ताकि तुम भी एक खुशहाल जीवन जी सको। सुनील शादी तो नहीं करना चाहता था, लेकिन जब उसे पता लगा कि सच में सुनीता ने शादी कर ली है और वह अपने पति के साथ खुश है तो उसने भी शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन ना जाने क्यों उसके दिल और दिमाग से सुनीता निकल ही नहीं पा रही थी। अगले ही दिन निम्मो ने सुनील को बताया कि उसके लिए एक लड़की पसंद की है और वह चाहती है कि सुनील एक बार उस लड़की को अकेले में मिलकर तय कर ले कि क्या वह उसके साथ शादी करना चाहता है या नहीं। सुनील ने बड़े अनमने मन से जाने की हाँ की। सुनील ने निर्णय कर लिया कि वह लड़की को देखे बिना ही मना कर देगा, क्योंकि सुनीता उसके दिल और दिमाग पर समय के साथ और ज़्यादा हावी होती जा रही थी। निश्चित समय पर सुनील उस लड़की से मिलने पहुंचा। लड़की का नाम सुप्रिया बताया गया था। सुनील के पास केवल उस लड़की का नंबर था। सुनील ने निश्चित स्थान पर पहुंचकर उस लड़की को फ़ोन किया तो लड़की ने बताया कि वह टेबल नंबर 5 पर बैठी है। लड़की नज़रें नीचे की हुई थी और सुनील ने भी उसकी तरफ देखना जरूरी नहीं समझा। सुनील लड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और कंफर्म करने के लिए उसका नाम पूछा कि क्या आप ही सुप्रिया हैं। तो लड़की ने हाँ में सर हिला दिया। सुनील ने वहाँ बैठते ही बिना लड़की की तरफ देखे उसको साफ साफ बता दिया कि उसकी शादी पहले हो चुकी है और उसकी पत्नी का नाम सुनीता है। हालांकि उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन वह आज भी अपनी पत्नी सुनीता से ही प्यार करता है।
उसने बहुत कोशिश की कि वह सुनीता को भूल जाए और दोबारा शादी कर लिए। इसीलिए उसकी बहन निम्मो के कहने पर वह यहाँ तो आ गया, लेकिन वह किसी भी तरह अपने दिल से अपनी पहली पत्नी सुनीता को नहीं निकाल पा रहा है। सुनील ने कहा, मैं चाहकर भी आपसे शादी तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी बहन निम्मो को मना भी नहीं कर पाया। अगर हो सके तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि मैं केवल अपनी पहली पत्नी सुनीता से ही प्यार करता हूँ और अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं शायद हमेशा उसी से ही प्यार भी करता रहूँगा। मैंने उसे कभी भी नहीं भूल सकता। सुनील अपनी बात कहकर बिना सुप्रिया की प्रतिक्रिया को जाने वहाँ से वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि सुप्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुनील ने हाथ छुड़ाने के लिए जैसे ही पीछे घूमा, उसकी आंखें चकरा गई, क्योंकि वहाँ पर कोई सुप्रिया नहीं थी। वहाँ पर तो उसकी पत्नी सुनीता थी। लेकिन यह सब कब और कैसे हुआ, ये ना तो सुनीता जानती थी और ना ही सुनील, क्योंकि सुनीता को यह कहकर नाम बदलने को कहा गया था कि तुम अपने नए जीवन की शुरुआत नए नाम से करो। सुनीता भी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उस पर भी ज़बरदस्ती शादी का दबाव बनाया गया था। जैसे ही सुनील और सुनीता की नज़रें मिली और उन्हें पता चला कि ना तो सुनील ने शादी की है और ना ही सुनीता ने, तो उन्होंने यह जाने बिना ही यह सब क्यों, कैसे, किस तरह हुआ, एक दूसरे को गले लगा लिया और गले लगकर खूब रोए। थोड़ी देर में होश आने पर उन्होंने एक दूसरे से सवाल किया कि यह सब कब, क्यों और कैसे, किस तरह हो गया। सुनीता और सुनील इससे पहले एक दूसरे से कुछ पूछ या बता पाते, उन्हें निम्मो, अरुण, मानसी और परम ने चारों तरफ से घेर लिया। मानसी ने बताया कि तुम दोनों भला एक दूसरे को क्या बताओगे, बताओ क्या बताओगे? अरे तुम्हें तो खुद नहीं पता तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या। मानसी के पति परम ने कहा, मैं पूरी कहानी बताता हूँ। जब हम अरुण के घर आए तो निम्मो ने मुझसे सुनीता के बारे में बहुत सवाल पूछे। पहले तो मैं समझ नहीं पाया कि निम्मो अचानक इस अनजान मेहमान के बारे में इतनी जानकारी क्यों लेना चाहती है, लेकिन निम्मो ने ही मुझे बताया कि सुनीता उसके भाई सुनील की पत्नी है और उन्होंने दूसरे के बहकावे में आकर अपना घर खुद बर्बाद कर लिया और एक दूसरे को तलाक दे दिया। और निम्मो ने ही मुझे बताया था कि सुनील सुनीता को हमेशा प्यार करता था और आज भी वह चाहे मुझे कुछ ना बताए, लेकिन मैं अपने भाई को जानती हूँ, वह सुनीता को ही याद करता है। इधर परम ने भी निम्मो को बताया कि सुनीता हमेशा अपने पति सुनील के बारे में अच्छा ही बताती है और वह खुद को अपने टूटे रिश्ते का जिम्मेदार भी मानती है। परम और निम्मो को जब पता चला कि सुनील और सुनीता आज भी एक दूसरे को प्यार करते हैं और एक होना चाहते हैं, तो उन्होंने यह पूरी प्लानिंग तैयार की। निम्मो ने सुनीता का हाथ पकड़ा और उससे कहा कि यह बात सच है कि मैं तुम्हारे तलाक के बाद तुमसे नफ़रत करने लगी थी, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मैंने महसूस किया कि तुम भी सुनील की तरह ही टूट चुकी हो। और जब मैंने तुम्हें पत्र दिया तो मैं यह जानना चाहती थी कि क्या तुम सुनील की खुशियों के लिए यहाँ से दूर जा पाओगी, लेकिन तुमने सुनील की खुशी के लिए उससे दूर जाना ही ज़रूरी समझा। इस बात से यह साबित हो गया कि तुम भी सुनील को प्यार करती हो और उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो। मानसी ने सुनील और सुनीता को समझाया कि ज़िंदगी और किस्मत हर किसी को दोबारा मौका नहीं देती, लेकिन तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें दोबारा मौका मिला। इसलिए अपने रिश्ते को संभाल कर रखो, अपने रिश्ते को अपने हिसाब से निभाओ, ना कि दूसरे के बहकावे में आकर उन्हें तोड़ दो। वरुण ने कहा, चलो चलो बहुत ज्ञान हो गया, अब दोनों एक दूसरे के गले मिलो। और तुम्हें पता है कितनी देर से हम यहाँ भूखे खड़े हैं, चलो चलो जल्दी से हमें कुछ खिलाओ पिलाओ। वरुण की बात सुनकर सब जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि पार्टी तो बनती है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अगर आपने कहानी के पीछे के कोई भाग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल पर जाकर देखिए और हमें बताइए कहानी कैसी लगी, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाएं।